हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पे आज फिर से सबका स्वागत करता हूं। अभी हम जहां तक पढ़े थे, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने आईपी एंड एनआईपी 91 एंड 56 पढ़ लिया था, ग्लोबलाइजेशन तक कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ रहे थे सरकार जो जीबीए में इंडस्ट्रियल का योगदान है कम है, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। अभी तक हमने पढ़ा नीति को चेंज किया, 56 का जो नीति था उसको एनआईपी 99 में तब्दील किया। उसमें उन्होंने एलपीजी के बारे में हमने पढ़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके तहत उन्होंने किस किस कंपनी को छूट दिया। अभी हम आगे देखेंगे कि सरकार ने उद्योग को ज्यादा ग्रोथ देने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो टॉपिक डाल देते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स मिक्स। इसमें हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रीज। हमने पढ़ लिया था, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है हमारा, और इसके तहत हमने बहुत कुछ पढ़ा। अभी और बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। इसमें हेडिंग डालते हैं अन्य उपाय। अन्य उपाय क्या क्या सरकार ने किया इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए। अभी तक हम जान पॉलिसी को चेंज किया। इसके बाद सबसे पहले सरकार जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। जैसे उद्योग के क्षेत्र में यदि हम जाते हैं तो हम देखे होंगे दो टाइप का होता है, एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एंड दूसरा एमएसएमई के तहत जो है, इसके तहत हम ले सकते हैं एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको ज्यादा सरकार को कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके पास इतना पैसा रहता है, इतनी पूंजी रहती है, इतनी टेक्नोलॉजी रहते हैं कि अपना ग्रोथ खुद कर सकते हैं। बट इनके लिए सरकार को सोचना पड़ता है। जो स्मॉल स्केल डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह का हेल्प देना पड़ता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसको इसने कन्वर्ट किया एमएसएमई में। तो पहले हम पढ़ेंगे एमएसएमई, इसको मिटा देते हैं। हेडिंग डाल देते हैं एमएसएमई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ। एमएसएमई, पहले इसका फुल फॉर्म डालते हैं। एम फॉर माइक्रो, इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म। एस फॉर स्मॉल, जिसको बोल सकते हैं छोटा या लघु। एम फॉर मिडिल, जिसको मध्य बोल सकते हैं। ई माने इंटरप्राइजेस, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है। तो इसको, इस तीनों को सरकार ने ऊपर लाने के लिए क्या किया। सबसे पहले सरकार ने 2006 में एक एक्ट लाया। वो एक्ट था एमएसएमई डी एक्ट 2006। इसके साथ क्या किया, इस तीनों चीज को दो भाग में डिवाइड किया। एक को डाला उसमें गुड्स के लिए, वस्तु के क्षेत्र में, दूसरा सर्विस के लिए, सेवा के क्षेत्र में। तो इसके तहत जो दो भाग को कन्वर्ट किया, एक भाग था हमारा गुड्स के लिए यानी वस्तु के लिए, दूसरा भाग था सर्विस यानी सेवा क्षेत्र के लिए। इस दो भाग में कन्वर्ट करने के बाद इसमें भी तीन पार्ट्स, एम माइक्रो, एस स्मॉल और एम मिडिल। सेम इसमें भी तीन पार्ट में तब्दील किया, एम एस एम। करने के बाद
सरकार ने ये बोला किसकी कितनी पूंजी होगी तो वो किस क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो इसके तहत सरकार ने बोला माइक्रो में वो कंपनियां आएगा जिसकी पूंजी आपका 25 लाख होगी, वो माइक्रो में आएगा। स्मॉल में बोला गया जिसकी पूंजी 25 लाख से 2 करोड़ तक होगा, वो स्मॉल में आएगा। याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूं गुड्स का, नॉट सर्विस का। ठीक है, और मिडिल में वो आएगा जिसका पूंजी 2 करोड़ से 10 करोड़ तक है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से देखिए। सेम यदि सर्विस की बात करें, इस एक्ट के तहत मैं ये बता रहा हूं, इस एक्ट के तहत माइक्रो के लिए 25 लाख, स्मॉल के लिए 25 लाख से 2 करोड़ और मिडिल के लिए 2 करोड़ से 10 करोड़। इस सर्विस की बात करें, इसको भी 3 भाग में किया था, माइक्रो, स्मॉल, मिडिल। इसके तहत जिन्होंने रखा 10 लाख। ठीक है, उसके बाद 10 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, ये जो अमाउंट आएगा उसके तहत सरकार ने ये बताया कि ये इस फील्ड में आएंगे। सर्विस यानी वस्तु, सॉरी गुड्स यानी वस्तु, सर्विस यानी सेवा। इस एक्ट के तहत इसके बारे में बताया गया। इसका आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें फिर तब्दीली की गई बाद में, वो जो तब्दीली की गई वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, ओके, इसको मिटा दें, थोड़ा सा मिटाएंगे तो पता चल जाएगा। सिर्फ ये उड़ा देते हैं, जो चेंज किया गया वो सिर्फ बताएंगे। अभी क्या हुआ, इसको भी हटा देते हैं। सरकार ने इस फील्ड को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश की। उनको लगा कि यहाँ पे जो हमने डाल रखा है पूंजी के लिए, यदि हम पूंजी हटा के टर्नओवर डाल दें तो ज्यादा सही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट MSME एक्ट 2006। इसके तहत उन्होंने पूंजी नहीं रख के एनुअल टर्नओवर रखा, एनुअल टर्नओवर। ठीक है, एनुअल टर्नओवर, अगर एक साल में वो कितने का टर्नओवर करता है। तो इन्होंने जो फील्ड रखा था गुड्स और सर्विस, दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद सीधा इन्होंने डाल दिया, एकदम सीधा एक ही पॉइंट रखा, वो दोनों के लिए रखा। वो क्या कर दिया, इसके जो 3 पार्ट्स थे, माइक्रो, स्मॉल, मिडिल, इनको बोला 25 लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 5 से 75 करोड़, 75 से 250 करोड़, 5 करोड़ माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए 5 करोड़ से 75 करोड़ और मिडिल के लिए 75 करोड़ से 250 करोड़। जिस कंपनी का टर्नओवर एनुअली इतना है वो इस चीज में आएगा। ठीक है, माइक्रो में वो आएगा जिसका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, स्मॉल में वो आएगा जिसका 5 करोड़ से 75 करोड़ तक है, एंड मिडिल में वो आएगा जिसका 75 करोड़ से 250 करोड़ का एनुअली टर्नओवर है, वो इसमें आएगा। याद रखिएगा, मॉडिफाइड है ये और अभी यही चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अन्य जो उपाय किया सरकार ने, अभी जो 2014 में बीजेपी की सरकार आई, फिर आगे उन्होंने जो पॉलिसी को स्टार्ट किया इस फील्ड में, जो MSME के लिए जो शुरू किया, वो क्या है, प्रधानमंत्री माइक्रो सुना होगा आपने, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके बारे में हम देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अभी 8 अप्रैल 2015 को एक नई योजना की शुरुआत की, जिसका नाम था पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना, ठीक है। इसका गठन कब हुआ? 8 अप्रैल 2015 को। पहले देखते हैं पीएम प्रधानमंत्री, मुद्रा, एम फॉर माइक्रो, यू फॉर यूनिट, डी फॉर डेवलपमेंट, आर फॉर रिफाइनेंस, ए फॉर एजेंसी। ठीक है। माइक्रो यूनिट, इकाई, विकास, रिफाइनेंस। ये आगे पता है रिफाइनेंस क्या होता है? रिफाइनेंस मतलब ये हुआ कि सरकार जो है अपने पास से कोई लोन नहीं देगी, वो बैंक के थ्रू गिराएगी। रिफाइनेंस मतलब कोई और फाइनेंस करेगा, बैंक फाइनेंस करेगी। एवरी बजट में सरकार ये डिमांड, मतलब एक बजट बताएगी किस बैंक को मैक्सिमम कितना या कंपलसरी कितना लोन देना ही देना है। ठीक है। और एजेंसी तो आप समझते हैं, ये बात की गई। इसके तहत मुद्रा योजना को 3 भाग में डिवाइड किया, जिसका फर्स्ट रखा शिशु योजना, शिशु मुद्रा योजना, दूसरा किशोर, तीसरा तरुण। उसमें रखा गया है 40%, 35% और 25%। 100% में से इस योजना के लिए इतना इतना पैसा बैंक को लोन देना है। तो अभी वो देखते हैं। यदि हम मुद्रा योजना के तहत बात करें तो इसके तहत 3 टाइप के लोन की व्यवस्था की गई है। शिशु, किशोर, तरुण। याद रखिएगा, किशोर पहले है, तरुण बाद में। ठीक है। इसके तहत 50,000 तक लोन देने की बात की गई। इसके तहत 5 लाख और इसके तहत 50, 5 एंड 10। ठीक है। 10 लाख तक की, नहीं का 10 लाख तक लोन देने की बात की गई। ठीक है। 100% जितना सरकार ने डिसाइड किया उसमें से 40% लोन शिशु के अंतर्गत देना है, 35% किशोर के अंतर्गत देना है और 25% तरुण के अंतर्गत देना है। एग्जाम में ये आता है मुद्रा योजना के तहत, पीएम मुद्रा योजना के तहत तरुण क्षेत्र में कितने % लोन देने की बात सरकार ने बजट में की है। तो याद रखिए 25%, 35%, 40%। अमाउंट ये लिखा है तो 50,000, 5 लाख, 10 लाख। टाइप पूछ रहा है शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है। मतलब शिशु कर्ज सबसे छोटा कर्ज, किशोर कर्ज उससे बड़ा कर्ज, तरुण कर्ज उससे बड़ा कर्ज। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे सरकार क्या क्या करती है। दूसरी बात, इसके कार्य हमें पता होना चाहिए कि किसको लोन देती है। असंगठित, जो संगठित कंपनी नहीं हो, असंगठित क्या बोल सकते हैं, कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां या फिर क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। जो असंगठित क्षेत्र है उसको कर्ज उपलब्ध कराना, कर्ज उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य मुद्रा योजना का। ठीक है। मुद्रा योजना इतना सफिशिएंट है, इतना जान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इससे ज्यादा उसी को पूछेगा जिसका
ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, बाकी प्री के लिए या किसी वनडे एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है। इसके अलावा सरकार ने और जो योजना चलाई है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उसके बारे में हम देखेंगे। अन्य योजना सरकार ने क्या क्या चलाई है। इस योजना के बारे में आपको याद रखना है, कब स्टार्ट हुआ, 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट योजना जो चला है सरकार का वो क्या है, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में अंतर क्या है, स्टार्टअप नाम क्यों दिया गया, स्टैंड अप नाम क्यों दिया गया, इंपॉर्टेंट है ना, तो हमें पता होना चाहिए दोनों नाम अलग अलग क्यों। इसको शुरू किया गया है जनवरी 2016 को, इसको शुरू किया अप्रैल 2016 को। पहले समझते हैं स्टार्टअप इंडिया। यह सबके लिए है, सबके लिए है। जो भी नया कंपनी शुरू करना चाहता है अपने देश में, उसके तहत इसको बात की गई। इसके तहत सरकार ने 10,000 करोड़ का अमाउंट रखा है। 10,000 करोड़ का अमाउंट रखा है। आप लोन ले सकते हैं कुछ, यदि इंडिया में आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है। यदि स्टैंड अप की बात करें, ये सबके लिए नहीं है, ये वाली SC, ST और लेडीज के लिए है, मतलब महिलाओं के लिए है। ST, ST, लेडी। यदि आपको अच्छे से याद है, स्टैंड अप मतलब खड़ा करना। जैसे ये 3 क्षेत्र ऐसा है हमारे देश में जो काफी पीछे है। ST, SC कुछ काम नहीं करने के लिए है, इनको मतलब पीछे गरीबी है, ज्यादा है, तो ये नीचे है, इनको ऊपर लाने के लिए सरकार ने जो योजना चलाया, इसलिए इसका नाम है स्टैंड अप मतलब खड़ा करना, स्टार्टअप मतलब आगे बढ़ाना। याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है। इसके तहत शुरू किया गया और इसके लिए 10,000 से 1 करोड़ तक लोन देने की बात की गई है। इसके बाद एक चला है वेंचर कैपिटल। ये कंपनियां निकालती है वेंचर कैपिटल या एंजल निवेश। ये आपको ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपके नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एंजल निवेश और वेंचर कैपिटल क्या होता है। वेंचर कैपिटल वो होता है, एक फंड होता है जो कोई नया काम शुरू करना चाहता है, अपना कोई नया काम शुरू करना चाहता है, तो यहां से कैपिटल ले सकता है। बट इसमें क्या होता है, जोखिम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका दर भी ज्यादा होता है, का रेट ज्यादा होता है। एंजल निवेश की बात करें, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने कंपनी में कोई काम करने आया, कोई स्टाफ है, कोई वर्कर है, कोई इंजीनियर है, वो काम करता है, वो अपना कुछ करना चाहता है, तो ये अमाउंट वो कंपनी जो है उसको प्रोवाइड करती है। यानी पैसा जो होगा वो कंपनी का होगा, काम जो करेगा, वर्क जो करेगा, वो जिसको पैसे की जरूरत है, इंजीनियर जो भी है, उनके लिए है। ठीक है। इनका भी एक रेट है, सर्टेन रेट, जिस दर पे कंपनी इसको निवेश करती है। मतलब कंपनी के द्वारा नए कामों की शुरुआत करने के लिए अपने स्टाफ को जो देती है पैसा कर्ज के रूप में, उसी को एंजल निवेश कहा जाता है। वेंचर कैपिटल की बात करें तो वो कैपिटल होता है जो नए लोग शुरुआत करना चाहते हैं, उनको लोन देते हैं कंपनी के थ्रू, ये भी होता है। और बट इसमें दर ज्यादा होता है, जोखिम भी ज्यादा होता है, क्योंकि डूबने के चांसेस ज्यादा होगा। कंपनी चलेगी नहीं चलेगी वो हमें पता नहीं है। तो ये सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज होना जरूरी है। कभी आ गया सामने एंजल निवेश क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सरकार ने एक योजना चलाई है, मेक इन इंडिया।
हम लोग अक्सर पढ़ते थे मेड इन इंडिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी पूछा है, सर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में अंतर क्या है, दोनों में क्या हो सकता है। मेक इन इंडिया, बीजेपी की सरकार आने के बाद ये पता चला कि मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में बनना, मेड इन इंडिया इंडिया में बनाया, दोनों का सेम अंतर है। ये क्या है, एक प्रोसेस है, इसके आगे का स्पेस जो होता है वो मेड इन इंडिया होता है। इसकी शुरुआत पहले ये देखते हैं, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में अंतर क्या है। मेक इन इंडिया इसके पहले का प्रोसेस, मतलब इंडिया में बना हुआ, इंडिया में बना तब जाके उसके ऊपर स्टिकर लगा मेक इन इंडिया। पहले क्या होता था, कहीं भी बना, यदि इंडिया आ गया, इंडिया में उस पर एक होलो मार्क लग जाता था जिसको मेक इन इंडिया बोलते हैं। मेक इन इंडिया के पहले का जो प्रोसेस है वो मेड इन इंडिया, मतलब स्टाम्प लगने से पहले इंडिया में बना तो होगा मेड इन इंडिया, स्टाम्प लगा तो मेक इन इंडिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी इसकी शुरुआत सरकार जब आई थी उसके जस्ट 4 महीना बाद ही 25 सितंबर 2014 को कर दिया था। ठीक है, ये जो काम किया गया 2011 की औद्योगिक नीति यूपीए सरकार ने लाई थी, औद्योगिक नीति 2011, ये यूपीए सरकार ने लाया था ये नीति, इसके तहत ही ये सब शुरू किया गया। चाहे हमारा स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, या फिर मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, ये सारा चीज इसके अंतर्गत लाया गया। इसके उद्देश्य क्या थे, ये क्यों लाया गया था, इंपॉर्टेंट ये। सबसे पहले इसके तहत प्लान किया गया था रोजगार सृजन करना, रोजगार सृजन करना। कितना, कम से कम कितना, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ रोजगार सृजन करना। कब तक, 2022 तक। ये नीति का मेन था 2022 तक कम से कम 10 करोड़ रोजगार को सृजन करना। जीडीपी में इसका योगदान अभी जब 11 में 16-17% कर चल रहा था, उस समय प्लान बनाया था 25% तक पहुंचाने का। जीडीपी में इसका योगदान 25% तक पहुंचाने का इन्होंने लक्ष्य रखा था। और इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट वो 10 से 12% पहुंचाने की बात की गई थी। ठीक है, ये औद्योगिक नीति का मैंने पूछ दिया तो आपको ये पूछता भी है, पूछ ही दिया उद्देश्य क्या क्या थे। रोजगार सृजन करना, 10 करोड़ तक रोजगार सृजन करना। उसमें 10 करोड़ की जगह आपको कहीं 5 करोड़ लिख देगा, 5,000 लिख देगा, 20 लाख लिख देगा, तो आपको याद रहना चाहिए 10 करोड़ मतलब 10 करोड़, 25% मतलब 25%, 10 से 12% मतलब 10 से 12%। ठीक है, ये बिल्कुल याद कर लीजिए। जब मैंने 4-5 जगह देखा ये क्वेश्चन, इवन बीपीएससी का मैंने आई थिंक 60 या 62 के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को देखा है उसमें, तो इसको देखिए फिर हम इसका आगे बढ़ेंगे। इसका सिंबल पूछ दे, इसका सिंबल क्या, शेर, लायन। देखे होंगे लाइन बना होगा, उसमें सारे टूल्स होंगे, आयरन के पीसेस होंगे, रोड वाले घुमा घुमा सा। इसका सिंबल कभी कभी पूछता है सिंबल, तो क्या हो जाएगा, लायन, शेर, मेड इन इंडिया का। ठीक है, बैठा दे। ओके, चलो आगे। सरकार ने तो ये नीति बनाई, योजनाएं चलाई, इसके अलावा सरकार ने और बहुत सारी योजनाएं चल रही है उद्योग के बढ़ाने के लिए। अभी उद्योग को बढ़ावा करने के लिए सरकार ने गलियारा स्टार्ट किया, कॉरिडोर। ठीक है, पूरे देश का कॉरिडोर, एक सामान को दूसरे सामान ले जाने के लिए सरकार ने जो कॉरिडोर किया स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं गलियारा। तो औद्योगिक गलियारा इसको बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडिया में
टोटल अभी 5 कॉरिडोर पे काम चल रहा है और लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। एक कॉरिडोर का क्वेश्चन आया था डीएमआईसी। क्वेश्चन ये था डीएमआईसी कौन सी कंपनी बना रही है। चलो एक बार देख लेते हैं। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसमें क्वेश्चन ये था इसको बना कौन रही है, कौन सी कंपनी इसमें बना रही है। एक हमारी इंडिया कंपनी है डीआईपीपी, उसमें ऑप्शन ये भी था डीआईपीपी बना रही है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है जीका। तो अभी क्वेश्चन ये आता है सर डीआईपीपी क्या है और डीका क्या है। एक चीज और है, आज इसका नाम भी चेंज हो गया। डीआईपीपी का जो नया नाम आ गया वो है डीपीआईआईटी। तो पहले हम देखेंगे डीआईपीपी क्या है, फिर जेआईसीए क्या है। जो ये बना रही है किसके तहत बन रही है, वो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फेयर कॉरिडोर। ठीक है, इसके तहत ये बन रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फेयर कॉरिडोर, मतलब पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। अभी पहले देखते हैं डीआईपीपी। डीआईपी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पॉलिसी एंड प्रमोशन। अभी तो इसका नाम चेंज हो गया, पूछ सकता है इसका डीआईपीपी। कहीं पूछेगा डीआईपीपी और डीपीआईटी क्या सेम है? जी हाँ सेम, सिर्फ नाम चेंज हुआ। ये क्या, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आज ये प्लस जीका, जापान की कंपनी है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, ये दो कंपनी मिलके डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है। ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने ये लिखा। इसमें ओनली डीआईपीपी था, बट आज के डेट में डीआईपीपी का नाम चेंज होके डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं डीएमआईसी और डब्ल्यूडीएफसी। चलो इस साइड देख लेते हैं। D4 दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली से मुंबई के बीच का जो गलियारा है वो है। DW बात बोले तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फेयर कॉरिडोर। हिंदी की बात करें पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा कॉरिडोर। इसका उद्देश्य क्या है, मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक बनाना। अलग से ट्रैक मतलब उसका जो लाइन है अलग से बनाना। मालगाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर तक करना, पर आवर करना, ये मेन इसका उद्देश्य है। तो क्वेश्चन ये था डीएमआईसी कौन सी कंपनी बना रही है, या जो कंपनी बना रही है वो है डीआईपी और खाली जगह था, तो याद रखना है जीका। अभी क्वेश्चन ये भी हो सकता है डीआईपीपी का पुराना नया नाम क्या है, या
DPIIT का पुराना नाम क्या है। ठीक है, अभी टोटल जो 5 कॉरिडोर बन रहे हैं हमारे देश में उसके बारे में देखते हैं। हटा दें 5 चलो जगह बनाते हैं, उसको बता देते हैं। DIPP और जीका हो गया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया। आगे जब हम परिवहन का पढ़ेंगे उसमें भी WDFC के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है। याद करने के लिए सिंपल मैप टाइप का बना देते हैं। ये है दिल्ली, ये है मुंबई, इसका नाम क्या रखा है, ये डी लिख दे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यहां से मुंबई से एक और कॉरिडोर गया है, वो है बंगलोर तक। बंगलोर इसका है मुंबई बंगलोर इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहां के बाद गया है चेन्नई, इसका रखा है CBIC चेन्नई बंगलोर इकोनॉमिक कॉरिडोर। चेन्नई से इधर आया है बैजाग मतलब इसका नाम रखते हैं VCIC बैजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और यहां से अमृतसर से एक कॉरिडोर बन रहा है कलकत्ता के लिए। यह अमृतसर, यह कलकत्ता, इसका नाम है AKIC। यह 5 कॉरिडोर है, याद रखना है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, इसमें ई डाल दिया, यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर। सिपेक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर से वैसे ही रखा है, मुंबई बेंगलोर इकोनॉमिक कॉरिडोर। CBIC चेन्नई बंगलोर इकोनॉमिक कॉरिडोर, VCIC बैजाग चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, AKI अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 5 कॉरिडोर है, बनाया जा रहा है ताकि हमारा जो माल को पहुंचाने का, परिवहन का मेन पहुंचाने का जो है वो काफी सुगम हो और जल्दी से जल्दी पहुंचे। ठीक है, ये 5 कॉरिडोर याद रख लीजिए, कभी ना क्वेश्चन ये भी पड़ता है कितने कॉरिडोर है, 5 गलियारा इंडिया में टोटल अभी 5 गलियारा पे काम चल रहा है। चलो नेक्स्ट, इसके अलावा सरकार और क्या क्या कर रही है। एक सुना होगा आपने कि एक कौन सा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो विश्व बैंक रेज करती है, वो जब तक आपका अच्छा नहीं हो तब तक आपके देश में निवेश भी नहीं आएंगे। वो रैंक काफी इंपॉर्टेंट करता है और पिछले कुछ दिनों से हमारा रैंक काफी सुधार हुआ, मतलब ई पोर्टल की शुरुआत हुई है। ठीक है, ई बिजनेस पोर्टल, ये क्या है, ये है सिंगल विंडो सिस्टम। मतलब एक ही विंडो में आपका सारा काम हो जाएगा। पहले कोई बाहर की कंपनी इंडिया में काम करने के लिए आती है तो काफी लंबा प्रोसेस करना पड़ता था, काफी सारे फॉर्म भरते थे, उनको खत्म करके सरकार ने शुरू किया है ई बिजनेस पोर्टल, जिसको बोला जाता है सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, इसके तहत एक ही विंडो पे आपके सारे काम हो जाएंगे। इसी के तहत सरकार ने शुरू किया है गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट का थोड़ा जो बिजनेस होता है वो करना है। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी उस देश में निवेश नहीं करना चाहती है जिसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंक है वो कभी खराब है। अभी फिलहाल इसको रेज करता है विश्व बैंक, विश्व बैंक के द्वारा रेज किया जाता है रैंक। 190 देशों का रैंक होता है। ठीक है, 190 देश इसमें होते हैं, उसको रैंक डिसाइड करते हैं। जिसके रैंक जितने ज्यादा अच्छे आएंगे, इसका मतलब वहां पे
बिजनेस करने के लिए माहौल अच्छा है, सरकार के द्वारा हो, वहां के पब्लिक के द्वारा हो, सब कुछ आराम से वहां पे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रैंक, ये मैं आपको डिटेल से नहीं बता रहा हूँ कि अक्सर इसका रैंक पूछा जाता है सारे एग्जाम में, डी हो, सी हो, बी हो, ए हो, इसका रैंक पूछेगा। तो यदि इंडिया पिछले कुछ दिनों से इसमें काफी प्रोग्रेस किया, यदि 2014 की बात करें, इस समय इंडिया का रैंक था 142, 17 में जब आया इनका सीधे 42 रैंक का हो रहा और 100 हो गया, ठीक है। 18 में जब आया 77 आ गया, 19 में जब रेज किया गया तो 63 आया, और अभी दिसंबर 20 में आने वाला है, और अनुमान है कि इनका रैंक इंडिया का 58 आ जाएगा। और सरकार ये प्लान कर रही है कि हम जो है अपना रैंक वो 50 से भी नीचे लेके आए, ताकि हमारे देश में निवेश बढ़े, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का यदि पूछता है तो पहले हमें पता होना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है। ये रैंकिंग होता है, कौन सा देश में कितना अच्छा सुलभ तरीका है बिजनेस करने का, विश्व बैंक इसको रेस करती है, 190 देशों का रैंकिंग होता है इसमें। और इंडिया की बात करें तो 2014 में 142 रैंक था, 17 में 100 हो गया, 18 में 77, 29 में 63, दिसंबर 20 में जो आने वाला है उसमें प्लान है कि इनका 58 आ जाए, बट ऐसा अनुमान किया जा रहा है, 58 अनुमानित है, अनुमानित, ठीक है। और सरकार का प्लान है कि हमको 50 से भी नीचे लाना है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये उपाय के अलावे अभी थोड़ा सा बेसिक संरचना की तरफ देखते हैं। मतलब सरकार ने परिवहन के लिए, विद्युत के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए क्या क्या किया है या कर रही है। ये तो सरकार कर रही है ऊपर के लेवल पे, जो काफी अच्छी चीज है, होना भी चाहिए, ताकि हमारे देश में निवेश आए, हमारे देश के लोगों को नया तकनीक मिले, पूंजी की कमी दूर हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। लेकिन इंडिया के तहत भी हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, तो सरकार ने आधारिक संरचना की जो और बात की है, इसके तहत सरकार जो आज सुधार के काम कर रहे हैं, जैसे विद्युत यानी ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा या विद्युत के क्षेत्र में सरकार क्या क्या सुधार कर रही है वो देखना है हमें। परिवहन में सरकार क्या कर रही है, परिवहन में जो चारों परिवहन है उनके बारे में देखेंगे सरकार क्या कर रही है। दूरसंचार में सरकार आज के डेट में क्या कर रही है। शहरी क्षेत्र के लिए सरकार क्या कर रही है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार क्या कर रही है। ये 5 मेन हम पढ़ेंगे। उसके बाद यदि टाइम बचा तो हम आगे का आरबीआई शुरू करेंगे। पूंजी के लिए, स्पेशली पूंजी के लिए सरकार ने क्या क्या किया, आरबीआई का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, शेयर मार्केट का पढ़ेंगे। पहले देखते हैं अभी विद्युत और ऊर्जा के लिए सरकार कौन कौन सी योजना चला रही है। यदि पहला योजना की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसके तहत सरकार बिजली को गांव से जोड़ने की बात की है। बिजली को गांव से जोड़ना दूसरा यदि हम बात करें सौभाग्य योजना, इसके तहत दीनदयाल से तो गांव तक बिजली पहुंच गई, अभी बिजली को घरों से जोड़ना, बिजली को घरों से जोड़ना, ये सौभाग्य के तहत बात की गई।
तीसरी योजना चल रही है अभी उजाला योजना। उजाला योजना जिसके अंतर्गत सरकार एलईडी बांट रही है कम रेटों में, ठीक है। एलईडी यूज करने की बातें कर रही है जो सेविंग करे, बचत करे। और चौथा योजना जो है वो उज्ज्वला योजना। जिसके तहत गैसों का मुफ्त कनेक्शन की बातें हो रही है। और लास्ट जो है उदय योजना, कनेक्टिविटी, बिजली की कनेक्टिविटी में सुधार। इसके लिए इन्होंने दिया है और काम डिवाइड किया है, वो है जी जनरेशन, टी ट्रांसमीटर, डी डिस्ट्रीब्यूशन और एस सेविंग। बिजली में उदय योजना के तहत इस 4 चीज को रखा गया। जनरेशन का काम इसे कौन करता है? एनटीपीसी। टी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का काम कौन करता है? पावर ग्रिड। डिस्ट्रीब्यूशन हर एक राज्य में अलग अलग है, लिख सकते हो आप रिलायंस, या स्टेट का है तो स्टेट, बिहार का है तो बिहार, एपी का है तो एपी, जहां का जिस राज्य का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर है। सेविंग जिसके तहत सरकार ने एलईडी की बात कही है। योजना यदि क्वेश्चन आता है कनेक्टिविटी में सुधार, कनेक्टिविटी में सुधार के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। ये विद्युत और ऊर्जा के तहत जो मैं 4-5 प्लान है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना और उदय योजना, ये 4 चीज जो चल रहा है बिजली कनेक्शन में, वितरण में, वितरण कंपनी के लिए जो भी है इसको कनेक्टिविटी या फिर बिजली कंपनी के वितरण। एक्चुअली ऑप्शन में ये लिखा हुआ था बिजली कंपनी के वितरण में सुधार, तो आप ये भी कर सकते हो, ऑप्शन में है ये मार सकते हो, ठीक है। उसके बाद परिवहन, दूरसंचार, शहर ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्र आगे देखते हैं। यदि हम परिवहन की बात करें तो परिवहन में हम 4 क्षेत्र देखेंगे, चाहे वो सड़क हो, सड़क, जल, वायु यानी उड़ान, विमानन और रेलवे। ये 4 क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है? सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 आज के डेट में चल रहा है, ठीक है। इसके तहत सरकार जो है सबको, गांव को सड़कों से जोड़ने की बात की है। जोड़ना। इसके अलावा एक और जो चल रही है वो है भारतमाला। क्या है? भारतमाला। भारतमाला इसके तहत सरकार ने डिसाइड किया है हमारे देश के जो 540 जिला है उसको 540 जिला को एनएच से जोड़ना, एनएच से जुड़ाव। फिलहाल ये 2 योजना सड़क के लिए चल रही है। दूसरा जल का यदि देखें तो जल में जो हमारा सबसे पहले चल रहा है बंदरगाह वाला वो है सागरमाला। सागरमाला इसके तहत जितने भी बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, उसको आधुनिकीकरण करने की बात की गई है। निकीकरण
बात की गई है। इसके बाद एक और चल रहा है दूसरा, नमामि गंगे, गंगे की साफ करने की बात की जा रही है। इसके तहत विमावन की बात करें तो उड़ान टायर 3 एंड सेकेंड क्लास को किससे जोड़ना, हवाई जहाजों से जोड़ना, सिटी को जोड़ना, मतलब टायर 2 और टायर 3 जो है उसको शहरों से जोड़ना, शहरों से जोड़ने की बात की गई उड़ान के तहत। रेलवे की यदि बात करें, अभी मैंने बताया था, फिलहाल जो चल रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फेयर कॉरिडोर, जिसके तहत मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक लगाने की बात की जा रही है और मालगाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर की स्पीड से चलाने की बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी कौन सा हो गया, दूरसंचार। यदि दूरसंचार को हम देखें, इधर भी लिख सकते हैं, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं। हाई स्पीड डाटा डिजिटल इंडिया की बात सरकार कर रही है। 5 जुलाई 2015 में योजना लाया था सरकार ने, कौन सा, डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया 2015 से इसमें हाई स्पीड डाटा नेटवर्क पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, डाटा नेटवर्क जो है उसमें हाई स्पीड की बात की गई है। ये देखिए, फिर मैं इसको मिटा के शहरी और ग्रामीण का देखते हैं, फिर यदि टाइम बचता है तो हम आगे का देखेंगे। चलिए, डिजिटल इंडिया हो गया कंप्लीट। अभी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के लिए जो चलाया जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट वाला वो है स्मार्ट सिटी। देश के 100 सिटियों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है। स्मार्ट सिटी, इसके तहत 100 सिटी को स्मार्ट बनाने की बात की जा रही है। यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार के 4 सिटियों को स्मार्ट बनाने की बात की जा रही है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एंड बिहार शरीफ। ये 4 सिटी है बिहार का, जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई। स्मार्ट सिटी के अलावा चल रहा है हृदय योजना, हृदय, इसके तहत हेरिटेज सिटी, विरासत, इसको विरासत बोलते हैं, विरासत सिटी की बात की जा रही है। तो विरासत सिटी में वो सिटी को लिया गया है जिस सिटी में हमारा विरासत है, उसको डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। यदि बिहार की बात करें तो इसमें गया को नाम शामिल किया गया है, इसको हेरिटेज सिटी के अंदर रखा गया है। इसके अलावा अमृत अटल मिशन के तहत, पहले अटल मिशन इसका नाम था, अमृत के तहत वो सारे सिटी को स्मार्ट बनाने की बात की गई है जो स्मार्ट सिटी में नहीं है, मीन्स अदर देन स्मार्ट सिटी की बात की गई है अमृत के साथ आगे बढ़ाने के। इसके बाद यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, इधर लिख दें, चलो इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। चलो ऊपर देख लेते हैं। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए जो हमारा चल रहा है रर्बन के तहत गांव को डेवलप करने की बात की गई है। इसके तहत क्या है, गांव की जो संस्कृति है, गांव की जो विशेषता है उसको मेंटेन करना है, तो उसको तो रखना ही है, मेंटेन करते हुए गांव का विकास करना,
मतलब शहर की तरह बनाना। अर्बन के तहत ये सोचने मतलब बोला गया है करने के लिए। इसके अलावा है भारत निर्माण एंड फ्लैगशिप योजना। फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत यदि भारत निर्माण की बात करें तो ग्रामीण आधारित संरचना इसी के अंतर्गत आता है। वो उठा देता हूं इसको। चलो लास्ट देख लेते हैं। इसके बाद लगभग हमारा आधारिक संरचना हम खत्म कर देंगे और फिर हम पूंजी के कंसर्न जाएंगे बैंकिंग सेक्टर में, जिसके लिए सरकार ने क्या क्या किया और आरबीआई का मेन पढ़ेंगे क्या रोल है। इसको देखना। अर्बन के बाद निर्माण भारत, इसके तहत गांव के विकास की बात की गई है। विकास। दूसरा फ्लैगशिप योजना। फ्लैगशिप योजना की यदि बात करें तो आज जितने भी योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना और छोटे छोटे योजनाएं जो है जैसे आयुष्मान भारत या फिर चलो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आयुष्मान भारत, ये सारी योजनाएं जो है गांव लेवल पे चलाए जा रहे हैं और हमारा आधारिक संरचना को डेवलप करने की बात कही है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ है, फिर उस हिसाब से वीडियो को बनाएंगे। 52 हो गया, यानी वीडियो काफी बड़ा हो गया। अभी अगला क्लास जो हमारा होगा वो स्टार्ट होगा आरबीआई से। अभी आरबीआई शुरू करेंगे, मतलब पूंजी के लिए। अभी तक तो हमने आधारिक संरचना का पढ़ लिया। पूंजी के क्षेत्र में जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, उसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसके बाद फिर शेयर बाजार एंड एफएसडीसी जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला बनाने के लिए, जो बैंकों का पूंजीवादियों का हमेशा झगड़ा होता रहता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो एफएसडीसी बनाया गया उसके तहत शेयर मार्केट के लिए काम अलग दिया गया, शेयर मार्केट अलग संस्था को दिया गया, बैंकिंग सेक्टर अलग को दिया गया, इंश्योरेंस अलग को दिया गया, पेंशन अलग को दिया गया। वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज काफी बड़ा वीडियो हो गया, आप लोग इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए और जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैंने उसी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया है, तो इसको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आरबीआई, जो काफी इंटरेस्टेड होगा, काफी मजा आएगा पढ़ने में। तब तक के लिए हमें बस इजाजत दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए फिर, ओके बाय, गुड नाइट।